शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत की आज़ादी के पहले तमाम रियासतों का हिंदुस्तान में विलय होना शुरू हो गया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और जोधपुर कुछ ऐसी रियासतें थी जो भारत में जुड़ने से इनकार कर रही थी। 27 जून 1947 को माउंटबेटन ने सरदार पटेल की सरपरस्ती में राज्य विभाग का पुनर्गठन किया। सरदार पटेल ने इस काम में अपने सहयोगी के तौर पर वीपी मेनन को चुना, जो बेहद चतुर कूटनीतिज्ञ थे। 5 जुलाई को सरदार पटेल ने सभी रियासतों को पत्र लिखकर 3 शर्तों के साथ भारत में विलय का न्योता दिया। उन्होंने लिखा कि रियासतों की प्रतिरक्षा, विदेश और संचार का जिम्मा भारत सरकार का होगा, वहीं बाकी के विभाग जैसे कि राजस्व इत्यादि उनके जिम्मे ही रहेंगे। आज़ादी से 2 हफ्ते पहले माउंटबेटन ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के राजाओं और नवाबों को संबोधित किया। माउंटबेटन ने वहां मौजूद राजाओं को आधिकारिक तौर पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के पारित होने की बात कही और ये भी कहा कि उनकी ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादारी अब समाप्त होती है और अब वे अपने और अपनी रियासत के भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। माउंटबेटन ने उन्हें चेतावनी भी दी कि रियासतदारों की हालत अब बिना पतवार की नाव जैसी है और अगर उन्होंने भारत में विलय न किया तो इससे उपजी अराजकता के लिए वे खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। 15 अगस्त 1947 आते आते लगभग सारे राजाओं और नवाबों ने विलय की संधि पर दस्तखत कर दिए। फिर भी कुछ बड़े राज्य जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद अभी भी आज़ाद रहने का सपना देख रहे थे। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य था। वहाँ के नवाब महाबत खान की रियासत का ज्यादातर हिस्सा हिंदुओं का था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अपदस्थ करके बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहां का दीवान बनाया गया था। जिन्ना का जूनागढ़ को लेने का कोई इरादा नहीं था। वे नेहरू के साथ जूनागढ़ के बहाने कश्मीर की सौदेबाजी करना चाहते थे। भुट्टो ने महाबत खान पर दबाव बनाया कि वह पाकिस्तान में विलय कर दे। 14 अगस्त 1947 को महाबत खान ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। एक महीने बाद 15 सितंबर 1947 को जब पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकार कर लिया, तब सरदार पटेल आग बबूला हो गए। सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना पर बहुत नाराज हुए कि आखिर वो अपने मुस्लिम और हिंदू एक देश में नहीं रह सकते के विचार के बावजूद जूनागढ़ का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकते थे। सरदार पटेल ने पाकिस्तान से नवाब का प्रस्ताव वापस लेने को कहा। बस इसके बाद भारतीय फौजों की रवानगी शुरू हो गई। शाहनवाज भुट्टो की समझ में आ गया था कि खतरा है। उन्होंने 16 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से मदद मांगते हुए कहा कि कम से कम हमें ये तो बताइए कि आप हमें किस तरह की मदद दे रहे हैं, हमें किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं भारत जूनागढ़ में सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार था। यहाँ दिल्ली में केवल ये मुद्दा था कि आखिर कार्रवाई कैसे की जाए। महाबत खान ने काफी हल्ला किया, पर जूनागढ़ की जनता ने उसका साथ नहीं दिया। इसी बीच कूटनीति का सहारा लेते हुए मेनन भुट्टो से मिले और उन्हें समझाया कि जूनागढ़ की भौगोलिकता और हिंदुओं की बहुलता होने की वजह से उसका पाकिस्तान में विलय कतई तर्कसंगत नहीं है। भुट्टो ने भी दबी ढकी जबान में इसे स्वीकार किया और मेनन को जनमत संग्रह कराने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान गांधी जी के पोते समलदास गांधी की अगुवाई में बॉम्बे में जूनागढ़ की अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार ने जनता के साथ मिलकर और महाबत खान के विरुद्ध जाकर भारत में विलय के आंदोलन को हवा दी। इस सब के पीछे सरदार पटेल की कूटनीति ही काम कर रही थी। बढ़ते आंदोलन को देखकर नवाब महाबत खान कराची भाग गया। आखिरकार नवंबर 1947 के पहले सप्ताह में शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को खारिज कर जूनागढ़ के हिंदुस्तान में विलय की घोषणा कर दी। इसी महीने यानी नवंबर में भारतीय फौज ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। वीपी मेनन और पटेल के इस फैसले से माउंटबेटन नाराज हो गए। इसके बाद पटेल ने उनको संतुष्ट करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 90% से ज्यादा जनता ने भारत में विलय को स्वीकार किया। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये तो बात थी जूनागढ़ के भारत में विलय की, लेकिन जूनागढ़ की पूरी कहानी में जूनागढ़ के नवाब की कहानी भी काफी दिलचस्प है।
नवाब महाबत खान ने 15 दिसंबर को पाकिस्तान में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और 24 अक्टूबर को वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए। कराची में जाकर उन्होंने अल्पकालीन सरकार भी बनाई। नवाब खान को मालूम था कि अगर भारत के साथ ऐसा करते हैं तो तब कहीं ना कहीं इनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण था कि जैसे ही नवाब ने उन कागजों पर हस्ताक्षर किए थे जो पाकिस्तान को जूनागढ़ की कमान सौंप रहे थे, इसके तुरंत बाद ही नवाब भारत को छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे। भारत से भागने के लिए नवाब महाबत खान के लिए पाकिस्तान से पानी का जहाज भेजा गया था। जूनागढ़ की जनता के साथ नवाब ने जो धोखा किया था उसकी जिम्मेदार इनकी एक बेगम बताई जाती है जिसका नाम भोपाल बेगम था, जिससे नवाब बहुत प्यार करते थे और इसी के कहने पर पाकिस्तान में शामिल हुए थे। दोस्तों, नवाब के कुत्तों से प्रेम को भी याद किया जाता है। नवाब के पास लगभग 2000 कुत्ते थे जिससे वो बहुत प्यार करते थे। उस वक्त उसके कुत्तों पर 800 से लेकर 1000 रुपये तक का महीने खर्च आता था। जब वो पाकिस्तान गए तो अपने साथ अपने कुत्तों को भी ले गए थे। नवाब की मौत 17 नवंबर 1959 को कराची में हुई। हालांकि नवाब का नाम उनके एक काम के लिए भी जाना जाता है। जानवरों से प्रेम के चलते उन्होंने गिर के शेर जो कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे, उनके संरक्षण को लेकर काफ़ी काम किया था। इसके अलावा नवाब को बंगले बनवाने का भी बहुत शौक था। जब वो भारत छोड़कर जाने लगे तो उसने अपनी कुछ बेगमों को भारत में ही रहने दिया, जबकि अपने साथ वो अपने कुत्तों को लेकर गए थे। उनकी बनवाई इमारत आज भी कराची में मौजूद है। लेकिन खबरें ऐसी है कि आज नवाब के परिवार की हालत पाकिस्तान में बेहद बुरी है। उन्हें पाकिस्तान सरकार की ओर से पेंशन में महज 16,000 रुपये मिलते हैं, जो किसी चपरासी के वेतन से भी कम है। कराची में रह रही उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी नवाब के उस फैसले पर अफसोस करती हैं जिसने नवाब के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी।